वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एलिंगी प्रजनन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये जो एलिंगी प्रजनन होता है इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर था, वर्धी प्रजनन के अंदर था, वहां पे भी प्रोटोप्लास्ट का रीजुविनेशन था, यानी पर्स का पुनर्वरीकरण था, यानी कि रीजुविनेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट रीजुविनेट होता है, यहाँ पे रिजुविनेट होता है। तथा प्रजनन का यानी रिप्रोडक्टिव बॉडी जो है यहाँ पे नेक्ड होती है अथवा स्वयं निर्माण भित्ति द्वारा घिरे होते हैं। या तो उनके ऊपर कोई वॉल होगी नहीं, या फिर वो खुद एक वॉल बनाते हैं जो जिससे वो घिरे हुए होते हैं। तो ये होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड होते हैं। ये जूस्पोर्स के थ्रू हो सकती है, एप्लेनोस्पोर्स द्वारा, पामेला अवस्था द्वारा, एकाइनिट्स द्वारा, हिप्नोस्पोर्स द्वारा, एंडोस्पोर्स द्वारा, ओटोस्पोर्स द्वारा, सिस्ट निर्माण द्वारा, टेट्रोस्पोर्स द्वारा, मोनोस्पोर्स द्वारा, हेट्रोसिस्ट एंड गोनिडिया। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विधियां हैं, मेथड्स हैं जिनके थ्रू एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है जूस्पोर्स के थ्रू। इनको चल जन्नू बोलते हैं, ठीक है। चल जन्नू के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। यह सबसे मुख्य एवं साधारण रूप से पाया जाने वाला एलिंगी जन्नू है। यानी कि ये जो जूस्पोर होते हैं या फिर चल जन्नू होते हैं, ये सबसे साधारण या फिर मुख्य है, अधिकतर पाए जाते हैं। ये स्पोर्स अधिकतर देखने को मिलते हैं। यहाँ से जो निकल रहे हैं यही ये क्या है, ये स्पोर्स है या फिर ये जन्नू है। इसका निर्माण प्राय अनुकूल पर्यावरण यानी कि जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तब इनका निर्माण होता है। में एक कोशीय शैवालों में जैसे कि क्लोमेडोमोनास के अंदर की मातृ कोशा यानी पेरेंट सेल में होती है, ठीक है। जैसे कि पेरेंट सेल होगी, ये हो गई एक पेरेंट सेल, इसको जूस पोरेंजियम बोलते हैं। इस जूस पोरेंजियम से ये जूस पोर्स या फिर ये जल जन्नु निकल रहे हैं, यहाँ से इसको रप्चर करके वॉल को इसे निकल रहे हैं। तो ये बनते कब है, ये बनते हैं जब अनुकूल पर्यावरण होता है और ये एक कोशिकीय शैवालों जैसे कि क्लेमेडोमोनास के अंदर इनका निर्माण देखने को मिलता है। ये मातृकोशा के फटने से बाहर निकलते हैं तथा इनकी संख्या जातियों यानी स्पीसीज के आधार पर अलग अलग होती है, ठीक है। ये जूस पोरेंजियम होती है, इस जूस पोरेंजियम की वॉल रप्चर होगी तब जाके ये क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। ये स्पोर्स सूत्राकार शैवाल जैसे यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम वाउचेरिया आदि में भी निर्मित होते हैं, ठीक है। जो फिलामेंटस एल्गी होती है जैसे कि यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम वाउचेरिया, उनके अंदर भी निर्मित होते हैं। चल जन्नु नेक्ड होते हैं यानी नग्न होते हैं, नासपति आकार के यानी कि पियर शेप के होते हैं या फिर ये ओवल शेप के हो सकते हैं। एंड ये चलिए होते हैं, इसी वजह से इनका नाम चल जन्नु है। ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं या फिर ये चलिए होते हैं। इनमें पक्ष या फिर सिलिया की संख्या एवं आकार विभिन्न जातियों के अनुसार अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग जो स्पीसीज होती है एल्गी की, उनके अंदर अलग अलग सबके अंदर जो इनके फ्लैजेला है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, दो फ्लैजेला है। तो ये अलग अलग स्पीसीज के अंदर उनके अनुसार अलग अलग होते हैं। ये या तो एक नाभिक वाले होते हैं जिनको यूनिन्यूक्लिएट बोला जाता है, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस होगा, या तो ये द्विपक्ष युक्त हो सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे दो बाइसिलिएट हो गए, ठीक है, दो सिलिया यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये होते हैं चल जन्नु। ये जो है साधारण मुख्य रूप से पाया जाने वाला जन्नु है। फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल पर्यावरण के अंदर इसका निर्माण होता है। और ये जो पेरेंट सेल के अंदर यानी मातृ कोशा के अंदर जब बनता है, उसके अंदर उसकी जो वॉल होगी, उसकी जो भित्ति होगी, उसको रप्चर करने के बाद, उसके फटने के बाद ये उनसे बाहर निकल के आते हैं। इनकी संख्या अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग होती है। और ये जो स्पोर्स नेक्ड होते हैं, पियर शेप के हो सकते हैं, ओवल शेप हो सकते हैं, और ये मोटाइल यानी कि ये चलिए होते हैं।
अब हमने देखा कि ये यूनिन्यूक्लिएट और बाइसिलिएट हो सकते हैं। ये जैसे कि क्लाइमाडोमोनास यूलोथ्रिक्स के अंदर ये एक नाभिक यानी यूनिन्यूक्लिएट, और ये 4 सिलिएट या फिर 4 सिलिएट या फिर क्वाड्रीफ्लैजेलेट भी हो सकते हैं, यानी कि एक न्यूक्लियस होगा और 4 इसके अंदर पक्ष में होंगे। ये स्पोर कुछ में तैरने के बाद, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ये मातृकोशा में बने, मातृकोशा के अंदर फटने के बाद ये बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद कुछ समय तक तो ये तैरेंगे, उसके पश्चात किसी आधार या फिर सब्ट्रैक्टम से चिपक जाएंगे तथा इनके पक्ष यानी सिलिया समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाएंगे और ये कोशा विभाजन द्वारा नए पौधे को जन्म दे देंगे, ठीक है। इनके अंदर सेल डिवीजन होगी, कोशा विभाजन होगा और उसके बाद ये नए पौधे को जन्म दे देंगे। एक्टो एक्टोकार्पस में चल जन्यु अगुणित यानी हैप्लॉइड होते हैं और इनको माइक्रोजू स्पोर्स बोला जाता है, जो कि यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर ये उत्पन्न होते हैं। जलजन्यु डिप्लोस्पोर्स भी होते हैं जो कि प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर उत्पन्न होते हैं। हैप्लॉइड है तो यूनिलोकुलर के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, और अगर वो डिप्लॉइड है या फिर डिप्लोजोस्पोर्स है तो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद सेकंड मेथड है यहाँ पे ए प्लानोस्पोर्स द्वारा। ए प्लानोस्पोर्स के अंदर ये एचल होते हैं, जैसे कि जलजन्यु या फिर जूस्पोर्स मोटाइल थे, ये कैसे होते हैं, एचल होते हैं। एचल है तो ये नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड जन्यु होती है। ये प्राय विभिन्न पौधों में जैसे यूलोथ्रिक्स, माइकोस्पोरा, क्लोरिला, इनके अंदर प्रतिकूल पर्यावरण, जूस्पोर्स अनुकूल पर्यावरण में बनते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि प्रतिकूल पर्यावरण में निर्मित होते हैं। ये अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं, ठीक है। बने ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, फेवरेबल कंडीशन आएंगी, तब ये जर्मिनेट होके नए पौधे का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे पामेला अवस्था द्वारा। पामेला अवस्था द्वारा कभी कभी विशेष परिस्थितियों में कुछ सवालों में, जैसे कि क्लेमाडोमोनास के अंदर मातृकोशा एक विशेष प्रकार के छोटे छोटे जन्यु बनाती है, ठीक है। मातृकोशा जिसकी पेरेंट सेल होगी वो विशेष प्रकार के छोटे छोटे स्पोर्स बनाती है और उनको ही पाल्मिला स्टेज बोला जाता है। ये जन्यु पक्षधारी यानी सिलिएटेड नहीं होते हैं, ठीक है, सिलिया इनके अंदर नहीं होगा, और अगर सिलिया नहीं है तो ये चल भी नहीं सकते, नॉन मोटाइल होंगे। ये संख्या में अगुणित, ठीक है, ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होंगे और एक तिलशिवित यानी कि जिलेटिनियस भित्ति द्वारा घिरे हुए होते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक जन्म, ठीक है, जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी प्रत्येक जन्म पक्षधारी होकर नया सवाल बनाता है, ठीक है। अब तक ये क्या थे, इनके अंदर नहीं थे, इनके अंदर कोई फ्लैजेला सिलिया नहीं था, लेकिन जैसे अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, फेवरेबल सीजन आएगा, तो ये जन्नू क्या करेंगे, पक्षधारी बन जाएंगे और ये एक नया सवाल फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है एकाइनिट्स द्वारा। एकाइनिट्स द्वारा की अगर हम बात करें, कुछ सूत्राकार पौधे जैसे कि फिलामेंटस एल्गी होती है, इनमें कुछ कोशाएं भोजन संचित करने के कारण उनकी कोसा भित्ति कुछ मोटी और या फिर थिकेंड हो जाती है, और इन विशेष प्रकार की कोशाओं को ही एकाइनिट्स बोला जाता है। जैसे कि फिलामेंटस प्लांट के अंदर ये इसका एक फिलामेंट है और ये इसके अंदर अलग कोशाएं प्रेजेंट है, ठीक है, अलग अलग ये सेगमेंट्स है, अलग अलग सेल हम बोल सकते हैं, ये इनके अंदर है। तो कुछ सेल के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ सेल के अंदर, कुछ के अंदर क्या हो जाएगा, भोजन संचित हो जाएगा, ठीक है, भोजन संचित होने के बाद और इनकी कोसा भित्ति जो है वो मोटी हो जाएगी, ठीक है, वो थिकेंड हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और यही क्या बना देते हैं, यही इकाई नीट बना देते हैं, ठीक है, यही क्या है, इकाइनीट बना देते हैं, इसी को इकाइनीट बोला जाता है। इसका निर्माण होने के पश्चात एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अभी बनने के बाद ये जो फिलामेंट है इससे अलग हो जाएंगे तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर प्रत्येक इकाइनीट एक नए पौधे को जन्म देता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये क्या करेगा, ये एक नए पौधे को जन्म देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फिथोफोरा, क्लेडोफोर, पुडोगोनियम के अंदर ये स्टेज देखने को मिलती है, ये काइनिट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हिप्नोस्पोर्स द्वारा। हिप्नोस्पोर्स के अंदर क्या होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब प्रतिकूल पर्यावरण होता है, तो इस टाइम पे कुछ सवाल जैसे कि स्फेरिला,
पेडिस्ट्रम, ये क्या करते हैं, एचएल मोटी भित्ति वाले हिप्नोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, एचएल मोटी भित्ति वाले हिप्नोस्पोर्स बना लेंगे जो लंबी विश्रामी अवस्था की रेस्ट पीरियड के बाद अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एचएल मोटी भित्ति वाले हिप्नोस्पोर्स बना लेते हैं। और ये हिप्नोस्पोर्स जब इनकी कंडीशन प्रतिकूल चल रही होती है उस टाइम पे ये रेस्ट करते हैं, विश्रामी अवस्था जिसको हम बोलते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी ये नए पौधे को उत्पन्न कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोस्पोर द्वारा। एंडोस्पोर जो है, जैसे कि बहुत सी हरी नीली शैवाल जैसे कि मिक्सोफाइसी एंड वेसिलिरियोफाइसी के समुदाय के सदस्यों के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मातृकोशाओं के अंदर ही एंडोस्पोर्स का विकास होता है। ठीक है, मातृकोशा होगी उसके अंदर ही एंडोस्पोर्स बनेंगे। ये अनुकूल परिस्थितियों के आने पर नए पौधों को जन्म देते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये नए पौधों को जन्म दे देंगे। नेक्स्ट है ओटोस्पोर्स, जैसे कि कुछ सवाल जैसे क्लोरोफोकस, सिनेडेसम, इनके अंदर क्या होता है, विश्रामी जन्यु यानी कि रेस्टिंग स्पोर मातृकोशा के अंदर ही नए पौधे का विकास शुरू कर देते हैं। ठीक है, मातृकोशा था इसके अंदर ये बनने के बाद जैसे ही इनका ये विश्रामी जन्यु है, अब ये विश्रामी जन्यु क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये क्या कर देंगे, मातृकोशा के अंदर ही नए पौधे का यानी नई एल्गी बना देंगे। यहाँ पे ये नई एल्गी बनाने का विकास शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ओटोस्पोर्स यानी कि खुद ही, यानी कि जो वो पेरेंट सेल थी या फिर वो जो बोल सकते हैं मातृकोशा थी उसके अंदर ही नए पौधों का विकास शुरू हो गया है, तो इसको ओटोस्पोर्स द्वारा बोलते हैं। इसके बाद है सिस्ट निर्माण द्वारा। ठीक है, एक वॉल की फॉर्मेशन होती है जिसको सिस्ट बोलते हैं। जैसे कि ये कुछ सवाल जैसे कि बहुचेरिया आदि में भोजन पदार्थ की प्रचुरता की अवस्था में, प्रतिकूल अवस्था में सुखाए यानी थैलस और प्लांट बॉडी बहुनाभिकीय छोटे छोटे कक्षों या फिर सेगमेंट्स या फिर हिप्नोस्पोर्स में विभाजित हो जाता है, और ये हिप्नोस्पोर्स नए पौधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, हिप्नोस्पोर्स हमने देख लिया कि छोटे छोटे हिप्नोस्पोर्स बनते हैं, तो ऐसे ही इसके अंदर भी जब यहाँ पे प्रतिकूल अवस्था चलती है उस टाइम पे ये भोजन पदार्थ की प्रचुरता होती है इन सेल्स के अंदर या फिर इन कोशिकाओं के अंदर, और ये छोटे छोटे बहुनाभिकीय छोटे छोटे कक्ष बन जाते हैं या फिर सेगमेंट्स बन जाते हैं, और इनको हिप्नोस्पोर्स बोला जाता है, और ये नए पौधों का निर्माण कर देंगे। कभी कभी ये पतली भित्ति वाली एक छोटी सी रचना का निर्माण करते हैं जिसे सिस्ट कहते हैं, और ये भी नए पौधों को जन्म देती है। ठीक है, अपने बाहर ही एक पतली भित्ति बना लेंगे जिसको सिस्ट बोला जाता है। इसके बाद है टेट्रास्पोर। टेट्रा यानी कि इसके अंदर 4 स्पोर्स बनेंगे नंबर में। ये वर्ग फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में एचल जन्यु होते हैं जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, का निर्माण का एक विशेष कोशा यानी कि टेट्रास्पोरेंजिया में होता है। ठीक है, ये किसके अंदर होंगे, ये एचल जन्यु ये टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर होगा। टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर टेट्रास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। टेट्रास्पोर्स टेट्रास्पोरेंजिया में उत्पन्न होंगे तथा अंकुरित होकर जर्मिनेट होकर नए पौधे का निर्माण करेंगे। ठीक है, टेट्रास्प्रिंजियम होगी, टेट्रास्प्रिंजियम के अंदर टेट्रास्पोर्स बनेंगे, और ये टेट्रास्पोर्स एचल जन्यु होते हैं जो कि अंकुरित होकर नए पौधों का निर्माण करेंगे। मोनोस्पोर्स, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल स्पोर होगा यहाँ पे। ये जैसे कि कोस्पर्मस में एचल जन्यु मोनोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, ये बनेंगे तथा कार्पोस्प्रिंजिया में उत्पन्न होते तथा चेंट्रेसिया अवस्था में विकसित होते हैं। ठीक है, एल्गी के अंदर एक अवस्था आती है जिसको चेंट्रेसिया अवस्था बोलते हैं, उस चेंट्रेसिया अवस्था के अंदर ये उत्पन्न होंगे। तो बनेंगे कब बनेंगे, ये उत्पन्न होंगे ये कार्पोस्प्रिंजिया पर उत्पन्न होंगे, और ये चेंट्रेसिया स्टेज आएगी तब विकसित होते हैं, और ये कैसे होते हैं, एचल जन्यु होते हैं जो कि मोनोस्पोर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है हेट्रोसिस्ट। ये वास्तव में एलिंगी प्रजनन काय यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज नहीं है, परंतु इन्हें ऐसा समझा जाता है। मिक्सोफाइसी वर्ग के अधिकांश सूत्रवत सदस्यों में सामान्य वर्धी कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल के किनारे पर अथवा मध्य में कुछ रंगहीन पीले रंग की मोटी भित्ति वाली रचनाएं पाई जाती है जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो सूत्रवत सदस्य होते हैं यानी फिलामेंटस होते हैं, जैसे कि ये एक फिलामेंट हो गया,
तो इस फिलामेंट के अंदर यहाँ पे जो ये सारी सेल क्या है अभी, ये सारी सेल वर्धी सेल है, यानी ये वेजिटेटिव सेल्स है। अभी वेजिटेटिव सेल्स के किनारों में, या तो ये किनारों पे, ठीक है, या तो इसके मध्य में कहीं, इनके अंदर कुछ सेल्स जो है वो रंगहीन या फिर पीले रंग की बन जाती है, जैसे ये बन गई, ठीक है, रंगहीन या पीले रंग की बन गई। तो ये रंगहीन और पीले रंग की बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये बन गई पीले रंग की। तो इस टाइम पे ये इसकी भित्ति जो है मोटी भित्ति हो जाएगी। तो ये मोटी भित्ति वाली रचनाएं होती है और इनको ही क्या बोला जाता है, हेट्रोसिस्ट बोला जाएगा। तो ये जो सेल यहाँ पे बनी है वेजिटेटिव सेल से ही बनी है और इसको हेट्रोसिस्ट बोला जाता है, ठीक है, ये हेट्रोसिस्ट का निर्माण हो जाएगी। ये द्विस्तरीय भित्ति यानी टू लेयर्ड सेल द्वारा सुरक्षित रहते हैं। इनका बाह्य स्तर जिलेटिन का बना होता है और भीतरी सेलुलोज का बना होता है। तो जैसे हमने बात की थी, ये क्या हो गया, हेट्रोसिस्ट हो गया। हेट्रोसिस्ट के अंदर फर्दर क्या है, दो वॉल होती है, एक अंदर होती है, एक बाहर होती है। बाहर किसकी बनी होती है, बाहर बनी होती है जिलेटिन की और अंदर बनी होती है सेलुलोज की। तो ये क्या बनाते हैं, टू लेयर्ड सेल बनाते हैं, ठीक है, दो लेयर की सेल वॉल बनाते, टू लेयर्ड सेल वॉल बनाते हैं। कभी कभी हेट्रोसिस्ट के भीतर भीतर भोजन संचित रहता है, ठीक है, कभी कभी हेट्रोसिस्ट ना भोजन संचित का काम करता है। हेट्रोसिस्ट उत्पत्ति के अनुसार अंतर्वेश यानी इंटर कैलोरी हो सकता है, जैसे कि नोस्टोक एनाबीना साइटोनिमा के अंदर होता है, या फिर ये आधार यानी बेसल जैसे कि रिबुलेरिया के अंदर होता है। तो ये इंटर कैलोरी यानी कि बीच के अंदर हो सकता है फिलामेंट के अंदर, या तो ये टर्मिनल के ऊपर है तो इसको बेसल बोला जाता है, जैसे कि रिबुलेरिया के अंदर होता है। हेट्रोसिस्ट प्राय सामान्य वर्धी कोशिकाओं के रूपांतरण से बनते हैं, ठीक है, ये किससे बनते हैं, ये सामान्य वर्धी कोशिकाएं जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उनसे ही ये हेट्रोसिस्ट बनते हैं। हेट्रोसिस्ट का कार्य होता है जनन क्रिया यानी रिप्रोडक्शन में, एंड नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और एक कार्य है इसका भोजन संचित करते हैं, भोजन संचित करते हैं। तो ये कार्य है यहाँ पे हेट्रोसिस्ट के। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे गोनिडिया के द्वारा। गोनिडिया के द्वारा कैसे इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये मेनली वोल्वोक्स के अंदर देखने को मिलती है। यह गोनिडिया या पार्थिनोगोनिडिया के निर्माण के फलस्वरूप वोल्वोक्स में एलिगी प्रजनन होता है, ठीक है, वोल्वोक्स के अंदर गोनिडिया या फिर पार्थिनोगोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन या फिर एलिंगी प्रजनन होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी, सबसे पहले मंडल यानी कि कॉलोनी के पश्चिम भाग, मंडल के या फिर कॉलोनी के जो पोस्टीरियर साइड होगी, ठीक है, जैसे ये एंटीरियर साइड होगी, इधर इधर क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर साइड हो जाएगी। तो कॉलोनी के पोस्टीरियर साइड में कोशा प्रारंभिक गोनिडिया कोशा यानी कि गोनिडियल इनिशियल सेल की भांति कार्य करती है। ये ए जो है ये बन गया है गोनिडियल इनिशियल सेल, ठीक है, ये नीचे वाली सेल कैसे बन गई है, पूरी वोल्वोक्स कॉलोनी से नीचे वाली सेल जो है गोनिडियल या फिर गोनिडिया इनिशियल सेल की भांति कार्य करेंगी, या फिर प्रारंभिक गोनिडिया कोशा की तरह कार्य करेगी। यह कोशा आकार में बढ़ने लगती है, ठीक है, ये कोशा का क्या करेंगी, आकार में बढ़ने लग जाएंगी। इसका प्ररस यानी प्रोटोप्लाज्म लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से 2, 4, 8 में विभक्त होकर एक प्लेट के समान रचना बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे गोनिडियल इनिशियल सेल थी, फिर 3 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज आई, 8 सेल स्टेज आई, 8 के बाद 16 सेल स्टेज आएगी, ठीक है, ऐसे करके स्टेजेस चलती रहेंगी। और फिर इसके बाद इसके अंदर इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन के अंदर क्या होगा ये जो भी सेल्स थी वो इन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, वो उल्टी हो जाएंगी, और तो जो अंदर का मटेरियल था या फिर जो अंदर की जो फेज था वो बाहर आ जाएगा और बाहर वाला अंदर चला जाएगा, और फिर ये जो है डिवेल्प होके पूरी कॉलोनी बना लेगी। अब ये 8 कोशिकाएं फिर विभक्त होकर 16 कोशिकाएं बनाती है, ठीक है, 16 कोशिकाएं बना लेंगी। इसके बाद इनका समय इस समय इनका आकार खोखली गेंद की तरह हो जाता है, जिसके एक और छिद्र यानी फ्लायोफोर होता है, ठीक है, इनके एक और छिद्र होगा, एक और छिद्र होगा जिसको क्या बोला जाता है, फ्लायोफोर बोला जाता है। ये कोशिकाएं फिर से विभक्त होकर सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में हो जाती है, ठीक है, फिर से ये डिवाइड करेंगी और ये सैकड़ों की संख्या में हो जाएंगी। ये सभी कोशिकाएं गेंद की बाहरी सतह पर इस प्रकार लगी रहती है, जैसे ये गेंद हो गई और गेंद की जो बाहरी सतह है उसके ऊपर लगी रहती है।
ठीक है। ऐसे लगी रहती है कि इनके इनके नुकीले भाग है वो केंद्र की ओर रहते हैं और बाद में सभी कोशिकाएं यानी फ्लाइओफोर की सहायता से गेंद के अंदर उलट जाती है। उलटने के बाद जो ये नुकीले भाग थे जो कि केंद्र की ओर थे, ये भी उलट जाएंगे और ये किसकी तरफ आ जाएंगे, ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। ये पहले केंद्र की तरफ थी, अब ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। यह क्रिया ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी फुटबॉल के ब्लैडर का अंदर वाला भाग बाहर की ओर आ जाए और बाहर वाला भाग अंदर की ओर कर दिया जाए। इस प्रकार उलटने की क्रिया में 3 से 5 घंटे लग जाते हैं। उलटने के बाद अब ये जब उलट जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, कुछ समय बाद इन कोशिकाओं में नई कोशिकाओं के नुकीले सिरे जो अब गेंद के बाहर की ओर है, दो पक्ष में निकालते। ठीक है, ये क्या करेंगे, दो फ्लैजेला निकालेंगे। इस समय कोशिकाओं जो अभी तक एक दूसरे के पास था, ये ग्लूसिलेज भित्ति बनाते हैं, बनने के कारण एक दूसरे से दूर हट जाएंगी। ठीक है, ग्लूसिलेज भित्ति बनेगी जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर हट जाएगी। इस प्रकार से मातृमंडल से अलग होकर ये नई वोल्वोक्स का निर्माण करती है और फिर ये नई कॉलोनी बना लेती है। ठीक है, तो ये होता है वोल्वोक्स के अंदर। वोल्वोक्स के अंदर जो वोल्वोक्स की कॉलोनी है, उसकी जो पीछे वाला भाग है या फिर हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर साइड वाला भाग है, वहां पे कुछ सेल्स जो है गोनिडियल इनिशियल सेल्स की तरह एक्ट करेंगी, फिर वो डिवीजन करेंगी, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेंगी, आकार में बढ़ जाएंगी, डिवीजन करके 16 सेल स्टेज आ जाएगी, इसके बाद वो डिवाइड करती रहेंगी, इसके बाद इन्वर्जन होगा यानी ये उलट जाएंगी। उलटने के बाद अब इसके अंदर जो बाहर का जो भी फेज था वो अंदर चला जाएगा, भाग था या फिर, और जो अंदर वाला भाग था वो बाहर की तरफ आ जाएगा और इस क्रिया में 3 से 5 घंटे लगेंगे। अब जो नुकीले सिरे हैं जो ये क्या आ जाएंगे, नुकीले सिरे गेंद के बाहर आ जाएंगे और ये फ्लैजेला निकालेंगे और इनके ऊपर एक भित्ति बन जाएगी जिसकी वजह से ये दूसरी कोशिकाओं से एक दूसरे से अलग अलग या फिर दूर हट जाएंगे और ये मातृ कोशिका से अलग होकर नए वोल्वोक्स का निर्माण करेंगे। तो इस वे में यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वोल्वोक्स के अंदर। तो हमने ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे, ये सारे मेथड्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं वन बाय वन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।